नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पुस्तक वाचन की इस श्रृंखला में अब तक आपने 4 अध्याय को सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर प्रोत्साहित करें। प्रिय साथियों, जीवन एक अनुभवों से भरी हुई यात्रा है जिसमें हम जीत और हार, सफलता और असफलता के रंग देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन में मुश्किलें, संकट और परेशानियां होना आम बात है, लेकिन जिन लोगों के पास उनसे लड़ने की हिम्मत और आत्मविश्वास होता है, वे ही अपनी कामयाबी के मुकाम तक पहुंच पाते हैं। धैर्य, समर्पण और मेहनत आपकी सफलता के गुरुत्व है। जब आप समर्पित होते हैं तो आप समस्याओं को हल करने के लिए संपूर्ण मन से काम करने की ताकत प्राप्त करते हैं। आपके कर्म और मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा, यह आपका विश्वास होना चाहिए। अपने आप को निर्माण करें, अपने सपनों को पूरा करें और एक बेहतर दुनिया की ओर प्रगति करें। आप सभी में उस सकारात्मक शक्ति को पहचानें जो आपको एक सफल और समृद्ध जीवन की ओर ले जाती है। आपकी मनोदृढ़ता, संघर्षशीलता और अवधारणा आपको अपार सफलता तक ले जाएगी। आपका सपना सच हो सकता है, आपकी कामयाबी की कहानी लिखी जा सकती है। बस जरा संघर्ष करें। आइए सुनते हैं अध्याय 5, 21वीं सदी, नई पहल, नई दिशाएं। 21वीं सदी अपने साथ नई आशा, नए अवसर और नई चुनौतियां लेकर आई। देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति को व्यापक स्वीकृति मिलने लगी थी। इसका असर बढ़ती विकास दर में दिखने लगा था। बाजार में सक्रिय विभिन्न कंपनियों को यह उदार व्यवस्था आर्थिक सबलता प्रदान कर रही थी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए नए क्षेत्र सृजित किए जा रहे थे। कुल मिलाकर इस दौर में भारत अभूतपूर्व रूप से विकास कर रहा था। इफ्को का व्यवसाय उर्वरकों तक ही सीमित था। सुधार प्रक्रियाओं के बावजूद उर्वरकों की कीमतें अब भी सरकार द्वारा नियंत्रित थीं, जिस कारण उर्वरक उद्योग में लाभ कमाने की क्षमता सीमित रह गई थी। व्यावसायिक दृष्टि से यह नीति ठीक नहीं थी। अवस्थी ने इफ्को की व्यावसायिक सीमा के भीतर ऐसे अवसरों की तलाश शुरू की जिससे किसानों की मदद हो सके और कंपनी को बदले में अच्छा लाभ भी मिल सके। अवस्थी कहते हैं, यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सरकार ने 1998 में बीमा क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिए खोलने का फैसला किया। उस समय LIC जीवन बीमा निगम एकमात्र सरकारी जीवन बीमा कंपनी थी और अन्य 4 सामान्य बीमा कंपनियां भी सक्रिय थीं। अवस्थी कहते हैं, चूंकि बीमा क्षेत्र पहली बार निजी निवेशकों के लिए खोला जा रहा था, हमने सोचा कि इस क्षेत्र में प्रतियोगिता कम है और अवसर अधिक। साथ ही यह निर्णय किसानों को असामयिक मौतों और मानसून की अनिश्चितताओं से होने वाली कठिनाइयों की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में भी सक्षम बनाता। इसलिए बीमा उद्योग में दोतरफा अनुकूलता नजर आ रही थी। यह महसूस किया गया कि इफ्को की सहकारी समितियों का नेटवर्क और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यापक पहुंच इसे अच्छा व्यवसाय करने में सक्षम बनाएगी। अवस्थी ने भारत में बीमा व्यवसाय और इस क्षेत्र में इफ्को के लिए संभावनाओं की जानकारी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए इफ्को के अधिकारियों की एक समिति गठित की। इस समिति ने बीमा क्षेत्र में कंपनी के प्रवेश के पक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बोर्ड ने 24 जनवरी 2000 को इफ्को के सामान्य बीमा कारोबार में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब इफ्को को एक विश्वसनीय व्यावसायिक साझेदार, बिजनेस पार्टनर की तलाश थी। इसके लिए फिर से बाजार का जायजा लिया गया। इफ्को की एक टीम ने वैश्विक बाजार में उपलब्ध सभी विकल्पों पर शोध किया। टोक्यो मरीन उस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी बीमा कंपनी थी, जिसकी उपस्थिति उस वक्त 41 देशों में थी। बीमा व्यवसाय के लिए अपने भागीदार के रूप में इफ्को ने इसे ही चुना। फिर गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ीं। सितंबर 2000 में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया। अक्टूबर 2000 में कंपनी को IRDA से लाइसेंस मिला और दिसंबर 2000 में कंपनी ने कारोबार शुरू कर दिया। इफ्को के पास कई अन्य विकल्प उपलब्ध थे। कम से कम 32 विदेशी बीमा कंपनियों ने इफ्को के साथ साझेदारी करने में रुचि दिखाई थी। उनमें से कई अमेरिका और यूरोप की प्रमुख कंपनियां थीं, लेकिन अवस्थी ने शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सहयोगी ढूंढने की हमारी पहली शर्त वैचारिक और नैतिक मूल्यों में समानता होनी चाहिए। जापान एक एशियाई देश है। उसके सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य हमारी ही तरह हैं। भारतीयों की तरह जापानी मानवीय संबंधों, पारिवारिक मूल्यों, आतिथ्य और समाज में बड़ों के लिए सम्मान और उनकी देखभाल को महत्व देते हैं। फिर जापान में कृषि, बीमा और अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छी सहकारी व्यवस्था है। जापान की सहकारी कंपनियों ने फसल बीमा योजना और बचत से जुड़ी कई बीमा योजनाओं में बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए इफ्को ने जापानी कंपनी टोक्यो मरीन को अपना भागीदार चुना।
संयुक्त उद्यम कंपनी आईटीजीआई का गठन 125 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी और 100 करोड़ रुपये की जारी और सदस्यता वाली पूंजी के साथ किया गया था। समझौते के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि संयुक्त उद्यम में इफ़को की 74% हिस्सेदारी होगी और टोक्यो मरीन की शेष 26% हिस्सेदारी होगी। दोनों साझेदारों के बीच समझौते की शर्तों में यह निर्धारित किया गया था कि कंपनी का अध्यक्ष इफ़को द्वारा और उपाध्यक्ष टोक्यो मरीन द्वारा मनोनीत किया जाएगा। प्रबंध निदेशक का चयन दोनों कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। वित्त निदेशक की नियुक्ति में इफ़को का विशेष अधिकार होगा। एक शर्त यह थी कि संयुक्त उद्यम में किसी भी स्थिति में टोक्यो मरीन का शेयर इफ़को के शेयर से ज्यादा नहीं होगा और निदेशक मंडल में टोक्यो मरीन के निदेशकों की संख्या इफ़को के निदेशकों की संख्या से ज्यादा नहीं होगी। आरपी सिंह कहते हैं, ये गर्व की बात है कि हमारे द्वारा तैयार किया गया संयुक्त उद्यम समझौते का मसौदा भविष्य के लिए एक मानक साबित हुआ। आईआरडीए भारत में संयुक्त उद्यमों के लिए अपने दिशा निर्देशों में इसका उपयोग करता है। उद्धरण चिन्ह मुनाफा कमाने की चुनौती। इस संयुक्त उपक्रम की व्यावसायिक संभावना को लेकर एक दिलचस्प घटना हुई। टोक्यो मरीन के लोगों ने कहा कि कंपनी पहले 5 साल तक घाटे में चलेगी, फिर लाभ हानि बराबर की स्थिति में आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी को मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। अवस्थी ने उनसे कहा, ये हमारे लिए चिंता की बात है क्योंकि इफ़को गरीब किसानों की संस्था है। वे ही इसके मालिक हैं। हम ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते जिसमें लाभ इतने दिनों के बाद संभव हो। हम तो अगले वर्ष से ही लाभ की उम्मीद करते हैं। इस पर टोक्यो मरीन के प्रतिनिधि हंसने लगे। उन्होंने कहा, व्यवसाय को जानते हैं और इस व्यवसाय का ध्रुव सत्य ये है कि 5 साल के पहले लाभ नहीं होता है। आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हम भी आपके साथ इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। हम लाभ जरूर कमाएंगे लेकिन 5 वर्षों के बाद ही संभव होगा। हम लोग बीमा अवस्थी ने कहा, ठीक है, आप निवेश कर रहे हैं और आपके अनुभव से भी मुझे इनकार नहीं है कि बीमा व्यवसाय में साधारणतया 5 साल के बाद ही लाभ होता है, लेकिन हम लोगों को असाधारण परिणाम लाने की आदत है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग 5 साल से पहले ही लाभ कमाने में सफल रहेंगे। अवस्थी ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। इफ़को के अपने ही संयंत्रों के बीमा का प्रीमियम बीमा किस्त लगभग 40-50 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि इतना प्रीमियम तो इफ़को ही दे देगी, लेकिन उसमें आईआरडीए ने एक सीमा बांध रखी है कि कोई संस्था अपना पूरा बीमा अपनी सहयोगी संस्था को नहीं दे सकती है। इसलिए अवस्थी ने अपने प्रभाव और संबंधों का इस्तेमाल कर बड़ी बड़ी संस्थाओं का बीमा इफ़को टोक्यो को दिलाया। 3 साल में कंपनी ब्रेक इवन बराबर लाभ हानि पर आ गई। उसके बाद से लाभ आना शुरू हो गया। कंपनी तब से लगातार प्रगति कर रही है। साधारण बीमा के क्षेत्र में इफ़को टोक्यो आज भारत की चौथी सबसे बड़ी निजी बीमा कंपनी है। इसका स्लोगन है, मुस्कुराते रहो। जादुई भर्ती प्रक्रिया। जब इफ़को टोक्यो में भर्तियां शुरू हुई तो एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा। चूंकि बीमा अब तक निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ नहीं था, इसलिए केवल सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी थे। सभी कंपनियों की उन पर नजर थी और उनको बहुत ऊंचे वेतन के प्रस्ताव मिल रहे थे। यदि इफ़को टोक्यो में बाहरी लोगों को बहुत अधिक वेतन पर रखा जाता तो इससे इफ़को में पहले से काम कर रहे लोगों में असंतोष पैदा होता। वे कहते कि अपनी ही कंपनी की एक दूसरी संस्था में लोगों को हमसे अधिक वेतन मिल रहा है, फिर इफ़को में काम करने का क्या फायदा है। अवस्थी के पास एक वैकल्पिक योजना थी। उन्होंने जापानी साझेदार से कहा, आप जिन लोगों को अपनी संस्था में लाना चाहते हैं उनका चयन कर लीजिए। उनसे वेतन संबंधी बातचीत की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़िए। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि कोई व्यक्ति यदि बजाज या रिलायंस या चोलामंडलम में 1 लाख रुपये पर जाता है तो वो इफ़को टोक्यो में 80,000 पर आ जाएगा। जापानी साझेदार को इस पर संदेह हो रहा था। उन्होंने पूछा, वे ऐसा क्यों करेंगे? आप वक्त आने पर समझ जाएंगे। जब चयन की प्रक्रिया शुरू हुई तो अवस्थी ने सभी अभ्यर्थियों से ईमानदारी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, हम मानते हैं कि बीमा क्षेत्र में अभी अनुभवी और योग्य लोगों की कमी है। जो नई नई कंपनियां स्थापित हुई हैं, आप अगर उनमें जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हम आपको उतने पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हमारी एक स्थापित संस्था है जिसकी बाजार में अपनी प्रतिष्ठा है। हमारे यहाँ काम करने का माहौल बहुत अच्छा है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, लेकिन तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपकी वरीयता क्या है। लगभग 90% उम्मीदवारों ने इफ़को टोक्यो के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अवस्थी इसका श्रेय मूल कंपनी इफ़को की ट्रेडमार्क और साख को देते हैं। किसान हितैषी बीमा योजनाएं। अवस्थी के दिमाग में पहले दिन से ही स्पष्ट था कि इफ़को टोक्यो के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना है।
इसलिए इफ़को टोक्यो ने संकट हरण बीमा योजना शुरू की। इसके अंतर्गत जब कोई किसान किसी सहकारी समिति से इफ़को खाद की एक बोरी खरीदता है तो उसे 1 वर्ष के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में 4,000 रुपये का मुफ्त बीमा मिलता है। खरीद की रसीद उसकी बीमा पॉलिसी है। रसीद में उसका नाम, उसके द्वारा नामित व्यक्ति का नाम और उसका पता होता है। संकट हरण बीमा योजना के तहत मुआवजे की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। इसका नारा है खाद तो खाद, बीमा भी साथ। ये बीमा पॉलिसी पूरी तरह किसान हितैषी है। यहाँ दावों का निपटारा बिना किसी सौदेबाजी के किया जाता है। इफ़को टोक्यो बीमा दावों को निपटाने के लिए बाहरी सर्वेक्षकों को जांच में शामिल नहीं करता है। चूंकि इफ़को की सहयोगी सहकारी समितियां इस नीति के लिए वितरण चैनल हैं, वे इफ़को टोक्यो को आवश्यक रिकॉर्ड और रसीदें बनाए रखने में सहायता करती हैं, जो मुआवजे के भुगतान के लिए साक्ष्य का काम करती हैं। सहयोगी इकाइयां दावों के लिए कागजी कार्यवाही पूरी करने में किसानों की सहायता भी करती हैं और दावे की राशि वितरित होने तक इफ़को टोक्यो के साथ समन्वय करती हैं। ये योजना सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। तब से अब तक 2 करोड़ से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इफ़को की सदस्य सहकारी समितियां किसानों को जो खाद बेचती हैं उसमें इफ़को प्रत्येक बोरी पर इफ़को टोक्यो को 1 रुपया प्रीमियम देता है। इस प्रक्रिया में इफ़को टोक्यो प्रति वर्ष जितना राजस्व एकत्रित करती है वो किसानों को प्रति वर्ष वितरित मुआवजे से ज्यादा होता है। इस तरह इस योजना से इफ़को टोक्यो लाभ कमाती है और किसानों को राहत मिलती है। अवस्थी कहते हैं, टोक्यो मरीन के लोगों ने शुरू में इस योजना का विरोध किया था, लेकिन जब मैंने उनको ये समझाया कि गांवों में बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिए ये योजना आवश्यक है तो वे सहमत हो गए। आज साधारण बीमा के क्षेत्र में संकट हरण योजना की पूरे विश्व में चर्चा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी संकट हरण बीमा की प्रशंसा की है। इसी तरह इफ़को के सहयोगी उद्यम इफ़को एमसी ने किसान सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत यदि कोई किसान इफ़को से 150 रुपये या उससे अधिक का कृषि रसायन खरीदता है तो उसे उस खरीद की गुना राशि की बीमा सुरक्षा स्वतः मिल जाती है। यदि कोई किसान 10,000 रुपये का कृषि रसायन खरीदता है तो उसे 67,000 रुपये की बीमा सुरक्षा मिलती है। 15,000 रुपये की खरीदारी पर उसे 1 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा मिलती है। ये धनराशि इस बीमा योजना की अधिकतम सीमा है। इसका प्रीमियम इफ़को एमसी देता है और इफ़को टोक्यो बीमा करती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसान एक बार में ही खरीद करे। खरीद किस्तों में भी हो सकती है। खरीद के 1 महीने बाद बीमा पॉलिसी शुरू हो जाती है और 1 वर्ष तक लागू रहती है। छोटे किसानों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं। महिला सुरक्षा बीमा योजना के तहत महिलाओं को 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना की स्थिति में 50,000 रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। महिला सुरक्षा बीमा योजना वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन शुरू की गई थी। अवस्थी कहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने भारत के गांवों तक बीमा सुरक्षा योजना को पहुंचाया है। इससे देश के किसानों को बहुत राहत मिली है। नीतिगत विनिवेश इफ़को टोक्यो का कुल बाजार मूल्य वर्ष 2022 में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है। वर्ष 2016 में इफ़को ने कंपनी में अपनी 21.64% हिस्सेदारी टोक्यो मरीन के पक्ष में 2,380.40 करोड़ रुपये में बेच दी। IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड की कंपनी में 1.36% हिस्सेदारी थी। उसने अपनी हिस्सेदारी टोक्यो मरीन को 149.60 करोड़ रुपये में बेच दी। फिलहाल इफ़को टोक्यो में इफ़को की हिस्सेदारी 51% और टोक्यो मरीन की हिस्सेदारी 49% है। 1. किसानों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इफ़को टोक्यो की कई और लघु बीमा योजनाएं हैं, जैसे जनता सुरक्षा बीमा योजना, जन सेवा बीमा योजना, महिला सुरक्षा बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना आदि। इन बीमा योजनाओं में किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर पूरे वर्ष आग और अन्य खतरों जैसे बाढ़, भूकंप, चोरी आदि के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। गुजरात भूकंप इफ़को का बचाव अभियान 26 जनवरी 2001 की सुबह, जब समूचा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, सुबह 9 बजे गुजरात में एक भीषण भूकंप आया। इस हादसे में लगभग 20,000 लोगों की जान गई, जबकि 6 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। भूकंप का केंद्र इफ़को के कांडला संयंत्र से करीब 20-30 किलोमीटर दूर अंजार में था। अवस्थी उसी शाम अहमदाबाद आ गए और वहां से 30 किलोमीटर की यात्रा करके रात में कलोल पहुंचे। अवस्थी रात में ही कांडला पहुंचना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर उस ओर जाने में हिचकिचा रहे थे। उस क्षेत्र में अब भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। अंत में पांडेजी नाम का एक ड्राइवर उन्हें कांडला ले जाने के लिए तैयार हो गया।
कलोल से कांडला की दूरी 300 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। वे रात के 10-11 बजे निकले थे। पूरे रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा, न कोई लाइट, कोई आदमी। अवस्थी कहते हैं, बहुत धीमी रफ्तार से हम लोग सुबह 4 बजे कांडला पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठहर सा गया है। कांडला भूतों के शहर की तरह लग रहा था। कांडला इकाई के प्रमुख एस.के. मिश्रा बहुत घबराए हुए थे। अवस्थी ने आते ही स्थिति का जायजा लिया और आगे के लिए मोर्चा संभाल लिया। सौभाग्य से भूकंप से संयंत्र को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। इसकी चहारदीवारी का एक हिस्सा धंस गया था और इफ्को टाउनशिप की इमारतों में कुछ छोटी मोटी दरारें आई थीं। इफ्को टाउनशिप के सामने स्थित आईओसी की टाउनशिप पूरी तरह ढह गई थी। अवस्थी कहते हैं, हमारी टाउनशिप नहीं गिरी थी लेकिन गेस्ट हाउस को बहुत नुकसान हुआ था। वहां रहना संभव नहीं था। संयंत्र में जो था वह तो था ही। अवस्थी ने एक आदमी को आईओसी भेजा कि वे उन्हें तेल का एक टैंकर दे दें। टैंकर आ गया। सभी क्रेनों और बसों की टंकी पूरी तरह भर दी गई। सबके साथ मिलकर संकट में काम करने की अवस्थी की भावना ने उदास माहौल में भी उनके अधिकारियों में नई ऊर्जा भर दी। अवस्थी के नेतृत्व में पूरी टीम सहायता कार्य में जुट गई। उन्होंने सभी क्रेनों और बसों को बचाव अभियान में लगा दिया। पहले मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। अंजार में एक 3 मंजिला स्कूल की इमारत धंस गई थी। अंदर बहुत सारे बच्चे फंसे थे। इफ्को के क्रेन चालकों ने कई बच्चों को बाहर निकाला। कुछ घंटों के बाद सरकारी सहायक एजेंसियां आई। तब तक इफ्को की टीम ही पीड़ितों के लिए उम्मीद की एकमात्र किरण थी। खिचड़ी बनवाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। खिचड़ी के लिए लोगों का तांता लगा था। वहां कोई फोन काम नहीं कर रहा था। जब सैटेलाइट फोन चालू हुए तो अवस्थी ने कलोल में अपनी टीम को खाद्य व अन्य आपूर्ति भेजने का निर्देश दिया। अगले दिन कंबल, तिरपाल, चावल, दाल, सब्जियां और अन्य सामान कांडला पहुंचाया गया। अवस्थी याद करते हुए बताते हैं, हमारे लोग कच्छ के अंदरूनी इलाकों और दूर दराज के गांवों तक गए जहां आमतौर पर बचाव दल नहीं जाते हैं। कई लोगों की जान बचाई गई। मैं सप्ताह भर एक तंबू में रहा। अवस्थी ने इफ्को मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया और एक कार्यकारी निदेशक को राहत कार्यों के समन्वय और सरकारी एजेंसियों के साथ संचार बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। हेड ऑफिस आकर अवस्थी ने निदेशक मंडल की एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए एक अलग कोष बनाना चाहिए। निदेशक मंडल ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 10 करोड़ रुपये की पूंजी से किसान सेवा फंड की स्थापना हुई। इफ्को के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसमें 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दिया। किसान सेवा फंड ने कच्छ में बहुत अच्छा काम किया। अवस्थी कहते हैं, हमने पुनर्वास के लिए कच्छ के 7 गांवों को गोद लिया। वहां 600 से ज्यादा घर बनवाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपये का योगदान दिया। आगे चलकर किसान सेवा फंड को हमने किसान सेवा ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया, जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की मदद करने के साथ साथ गांवों में गरीब लोगों की चिकित्सा में भी मदद करता है। नेपाल में 2015 में भूकंप आया था। अवस्थी ने तुरंत वहां राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया। दैनिक जरूरत की वस्तुओं से युक्त राहत पैकेट से भरे ट्रकों को रवाना किया गया। पहले चरण में 10,000 पैकेट भेजने थे। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्ताव तुरंत स्वीकृत किया गया। 5 नवंबर 2015 को राहत सामग्री की पैकेजिंग का काम शुरू हुआ। इफ्को की राहत टीम को 1,60,000 पैकेट तैयार करने थे, फिर उन्हें 10,000 बड़े पैकेटों में डालना था। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और 8 नवंबर 2015 को सारे ट्रक रवाना कर दिए गए। नेपाल में इन पैकेटों का बड़े व्यवस्थित ढंग से वितरण हुआ। नेपाल कोऑपरेटिव फेडरेशन को फोन कर दिया गया था कि वे 10,000 लोगों की सूची बनाकर उन्हें टोकन आवंटित कर दें। ट्रकों को कहां जाना है ये पहले से तय था। लोगों ने अपने टोकन दिए और उन्हें राहत पैकेट मिल गए। बिना किसी आपाधापी के बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से पैकेट वितरित हुए। फिर अवस्थी ने कहा कि किसानों के लिए कुछ और करो। उनके लिए 1 लाख पैकेटों में सब्जी के बीज, जल में घुलनशील उर्वरक और उनके छिड़काव के उपकरण डाले गए और उन पैकेटों को भी उसी व्यवस्थित तरीके से वहां वितरित कराया गया। किसानों के लिए सुरक्षा चक्र। राजकुमार त्रिपाठी इफ्को के बोर्ड में सहयोजित कोऑप्टेड निदेशक रहे हैं। त्रिपाठी बताते हैं, केवल किसान ही नहीं, किसानों के परिवार की भी वे हर संभव मदद करते हैं। मदद के लिए उन्होंने इफ्को किसान सेवा ट्रस्ट की स्थापना की है। इसमें बस एक ही शर्त है कि लाभार्थी का नाम इफ्को के किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होगा जो खाली हाथ वापस गया हो। 1
राजकुमार त्रिपाठी का वर्ष 2019 में निधन हो गया। आईकेएसटी गरीब किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देता है। यदि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। त्रिपाठी कहते हैं, एक मजदूर के बेटे ने उत्तर प्रदेश बोर्ड में टॉप किया। जिस दिन शाम को रिजल्ट निकला उसके अगले दिन सुबह 7 बजे इफ्को का एरिया मैनेजर 2 लाख रुपये का चेक लेकर उसके घर पहुंच गया था। उस मजदूर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको कहीं से ऐसी मदद मिलेगी। ऐसे कई उदाहरण हैं। अवस्थी कहते हैं, हम जो कुछ भी कर सकते हैं उन उपायों द्वारा किसानों का समर्थन करते हैं। हम उन्हें आईकेएसटी के माध्यम से चिकित्सा और शैक्षिकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। आपदा की स्थिति में लोगों के पास हम राहत सामग्री भेजते हैं। हमारा उनसे गहरा रिश्ता है। ये केवल उन्हें उर्वरक देने तक सीमित नहीं है। त्रिपाठी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन एक तरह से मृतप्राय था। उदय शंकर अवस्थी ने उसमें इफ्को के माध्यम से जान फूंकी। उनके मन में सदैव ये फिक्र रहती है कि किसान कैसे समर्थ बने और सहकारिता कैसे मजबूत हो। नए बोर्ड के गठन में पेंच। वर्ष 2001 में अवस्थी को एक अप्रिय प्रसंग से गुजरना पड़ा। मौजूदा निदेशक व मंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया था। नए बोर्ड का गठन किया जाना था। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र अजय चौटाला इफ्को का अध्यक्ष बने। ये चिंता की बात थी क्योंकि इफ्को की परंपरा के अनुसार सक्रिय राजनीति में शामिल कोई व्यक्ति अभी तक इफ्को का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ऐसे बहुत से अध्यक्ष हुए जो बाद में सक्रिय राजनीति में गए, लेकिन अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में वे सक्रिय राजनीति में नहीं थे। अवस्थी कहते हैं, हमारे निदेशक मंडल के सदस्य देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, लेकिन हमारा निदेशक मंडल दलगत राजनीति से सदैव अप्रभावित रहा है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि यह परंपरा जारी रहे। उस समय केंद्र में एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी एनडीए की अहम घटक थी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सुखदेव सिंह धिंडसा ने इफ्को के निदेशकों को एक दिन रात्रिभोज पर आमंत्रित किया। इफ्को के अधिकांश निदेशक रात्रिभोज में शामिल नहीं हुए। अवस्थी 2-3 निदेशकों के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ओम प्रकाश चौटाला ने उनसे कहा, अरे, सहकारिता में तो सब कुछ सर्वसम्मति से होता है, कल अजय को अध्यक्ष बना देना। आरपी सिंह बताते हैं, इफ्को के अध्यक्ष के रूप में अजय चौटाला को पदासीन करने का अभियान सतबीर सिंह कादियान के दिमाग की उपज थी। वे इफ्को के अध्यक्ष रह चुके थे। कादियान चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो में शामिल हो गए थे और उस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष थे। जब ये खबर फैली कि अजय चौटाला इफ्को के अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो इफ्को में हर कोई चिंतित हो गया। लेकिन इफ्को में अजय चौटाला के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। सुरेंद्र जाखड़ 2 बार चेयरमैन रह चुके थे। इफ्को का नियम है कि कोई भी 2 बार से ज्यादा चेयरमैन नहीं बन सकता। चौटाला के खिलाफ कोई और खड़ा होने को तैयार नहीं था। बिहार के एक सहकारी सदस्य अजीत सिंह अजय चौटाला के खिलाफ चुनाव में उतरने के लिए राजी हुए। एजीएम का आयोजन स्टेडियम में किया गया था। आशंका थी कि असामाजिक तत्व अजय चौटाला के पक्ष में चुनाव को मोड़ने के लिए बल प्रयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। अजय चौटाला हरियाणा स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के निदेशक होने के नाते इफ्को की एजीएम में एक प्रतिनिधि के रूप में आए थे। उन्होंने मांगी लाल डांगा को हराकर निदेशक का चुनाव आसानी से जीत लिया। उनके समर्थन में नारेबाजी करते लोग हरियाणा से बसों में भरकर दिल्ली पहुंचे। ट्रक से माला और फूल भी आ गए। उनके समर्थक उनकी जीत को लेकर आश्वस्त थे। एजीएम के दौरान अवस्थी खड़े हुए और कहा, इफ्को के इतिहास में अब तक सभी अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए हैं। चुनाव की कभी नौबत नहीं आई। चुनाव प्रक्रिया का मतलब है कि आपस में विश्वास की कमी है। इफ्को के निदेशक मंडल में मतभेद हुए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सदैव सर्वसम्मति से हुआ है। इसलिए निदेशक मंडल से मेरी प्रार्थना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने जाएं। कुछ निदेशकों ने भी अपने विचार रखे। जाखड़ ने कहा कि श्रीनिवास गौड़ा को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे क्रिब्को के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें अनुभव है। अजय चौटाला को इस बार उपाध्यक्ष बनाया जाए, अगली बार वे अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन अजय चौटाला उपाध्यक्ष पद के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के अलावा उन्हें कोई दूसरा पद स्वीकार नहीं है। तय हुआ कि जब सर्वसम्मति नहीं बन रही है तब चुनाव किया जाए। मतपेटियों को सील किया जाने लगा ताकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो। इसी बीच अजय चौटाला ने घोषणा की कि वे अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं।
उन्होंने आकलन कर लिया होगा कि कुछ वोटों से उनकी हार हो सकती है। श्रीनिवास गौड़ा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया और एनपी पटेल उपाध्यक्ष बने। सेनेगल संकट। इफ्को के संयुक्त उपक्रम और रणनीति प्रभाग के निदेशक मनीष गुप्ता कहते हैं, मैं 2003 में इफ्को आया और पहली चुनौती जो मेरे सामने आई वो आईसीएस इंडस्ट्रीज शिमिगडू सेनेगल की समस्या थी। ये परियोजना वित्तीय समस्याओं से जूझ रही थी। अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही थी। आईसीएस की स्थापना 1977 में सेनेगल में फॉस्फोरिक एसिड के उत्पादन के लिए की गई थी, जिसकी आवश्यकता भारत में उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में होती है। ये संयंत्र इफ्को को कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति के जरिए भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त था। भारत में पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए कच्चे माल की कमी है। ये कंपनी सेनेगल सरकार के नियंत्रण में थी, जिसके पास इसके 46% शेयर थे। इफ्को 26% शेयर के साथ दूसरी प्रमुख शेयरधारक थी। कैमरून, नाइजर और कुछ अन्य पश्चिम अफ्रीकी सदस्य देशों में से प्रत्येक के 2-3% शेयर थे। भारत सरकार और स्पिक सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन भी अपने छोटे छोटे शेयर के साथ कंपनी में शामिल थी। परियोजना होने के दौरान सेनेगल में सत्ता परिवर्तन हो गया। नए राष्ट्रपति ने अवस्थी को मिलने बुलाया। बातचीत के दौरान उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में अवस्थी से सांकेतिक मांग की। अवस्थी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक राष्ट्र प्रमुख इस तरह की बात करेंगे। अवस्थी ने उनसे कहा, राष्ट्रपति महोदय, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर वे उठे और कमरे से बाहर चले गए। अवस्थी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि गलती की या मैंने गलती की। शायद मुझे स्थिति को और अधिक कूटनीतिक रूप से संभालना चाहिए था। वे इतने परेशान हो उठे कि उन्होंने आईसीएस को बंद करने को अपना निजी एजेंडा बना लिया था और मैं इस कंपनी को खत्म नहीं होने देने पर तुला हुआ था। इसके बाद नवनियुक्त राष्ट्रपति ने प्रबंध निदेशक कामा को बदलने के लिए कहा, क्योंकि कामा पूर्व राष्ट्रपति के करीबी थे। अवस्थी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 6 महीने तक ये रस्साकशी चलती रही। एक दिन सावने नाम के एक मंत्री ने उन्हें बुलाया। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। उन्होंने अवस्थी से शिष्टाचार के साथ मुलाकात की, कॉफी और स्नैक्स की पेशकश की और फिर मुद्दे पर आए। श्री अवस्थी, अगर श्री कामा आज इस्तीफा नहीं देंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। आप जाएं और उनसे इस्तीफा देने को कहें। उन्होंने बताया, एक सज्जन बाहर कर रहे हैं। वो मिस्टर गोम्स हैं, वही नए प्रबंध निदेशक होंगे। अब यह आपात स्थिति थी। अब तक अवस्थी को ये समझ में आ चुका था कि अफ्रीका में ये प्रथा सी है कि जब वहां सरकार बदलती है तब कंपनियों के शीर्ष अधिकारीगण भी बदलते हैं। वे कामा से मिलने गए और उन्हें बताया कि क्या घटित हुआ था। कामा स्थिति समझ गए। उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। आईसीएस को पैसा उधार देने वाले बैंकरों ने कहा, अगर कामा इस्तीफा देते हैं तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के संयुक्त पद को अलग करना होगा। उस समय वहां जो विस्तार की परियोजना चल रही थी उसमें यह निर्दिष्ट था कि परियोजना समाप्त होने तक कामा प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बने रहेंगे। बैंक के लोगों ने कहा कि वे नए प्रबंध निदेशक को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। श्री अवस्थी को अध्यक्ष बनना चाहिए। श्री गोम्स प्रबंध निदेशक बन सकते हैं। अवस्थी इस सहसा थोपी जा रही जिम्मेदारी को लेने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन बैंकर अपनी जिद पर अड़े थे। अवस्थी ने सावने को इस नए घटनाक्रम के बारे में बताया। अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सावने ने कहा, हमें इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कामा को अवस्थी 2000 में आईसीएस के अध्यक्ष बने। आईसीएस परियोजना के तहत सेनेगल की स्थानीय जरूरतों के लिए फॉस्फोरिक एसिड के उत्पादन का कुछ हिस्सा उर्वरक बनाने में प्रयुक्त करने का विचार था। आईसीएस के पास कॉम्प्लेक्स उर्वरक बनाने का अपना संयंत्र था। इसका 85% उत्पादन इफ्को को भेजा जाना था। यद्यपि इफ्को इस उद्यम में एक छोटा भागीदार था, लेकिन सभी अवस्थी का सम्मान करते थे तथा सलाह और मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर देखते थे। इफ्को ने आईसीएस का विस्तार करने का फैसला उस समय किया था जब कांडला का विस्तार चल रहा था। अवस्थी कहते हैं, हमारे फॉस्फोरिक एसिड प्लांट को रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति जिस खदान से होती थी वो एक अलग कंपनी थी। हमने सेनेगल की सरकार को सुझाव दिया कि इन दोनों कंपनियों का विलय कर दिया जाए। उन्हें हमारा विचार पसंद आया और दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया। उसके बाद हमने सेनेगल संयंत्र का विस्तार किया, लेकिन सेनेगल संयंत्र में दिक्कतें आती रहीं। उत्पादन प्रभावित होने के कारण संयंत्र की मरम्मत और रखरखाव में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। मनीष गुप्ता बताते हैं, बाजार की स्थिति पहले से ही खराब थी। लगभग इसी समय सेनेगल की सरकार ने आईसीएस को प्रबंधन में बदलाव करने पर मजबूर किया।
इसके अलावा कुछ अन्य कारकों ने मिलकर कंपनी को बीमार कर दिया। ये संयंत्र किसी तरह फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन जारी रखने में कामयाब रहा, लेकिन कम क्षमता पर संयंत्र के खराब होने के कारण इसका उत्पादन हर साल कम होता गया। आईसीएस दिवालियापन की ओर धीरे धीरे किंतु अनिवार्य रूप से आगे बढ़ रहा था। अवस्थी किंचित जोश के साथ कहते हैं, मैंने कंपनी बंद नहीं होने दी। वहां कार्यरत लोग गरीब थे, संयंत्र बंद होने से वे प्रभावित होते। साथ ही भारत को फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत थी और इफ्को को कच्चे माल की सुनिश्चित आपूर्ति की। यदि आईसीएस बंद हो जाता तो फॉस्फोरिक एसिड की कीमतें आसमान छूती। इसलिए मैंने हर संभव प्रयास किया और सुनिश्चित किया कि कंपनी बची रहे। और मैं सफल रहा। आईसीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बुर्जी कहते हैं, जैसे ही अवस्थी को पता चला कि कंपनी दिवालियेपन के कगार पर है, उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। उन्होंने सेनेगल की लगातार यात्रा की तथा श्रमिकों और राजनेताओं से मिले। संयंत्र को उबारने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। लेनदारों के साथ नए समझौते करने थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व और उनकी व्यक्तिगत कर्तव्यनिष्ठा की वजह से ऋणदाताओं ने आईसीएस पर भरोसा करना जारी रखा। 14-15 सालों तक किसी न किसी तरीके से अवस्थी ने कंपनी को जिंदा रखा। बैंकों से कहा गया कि वे अपने कर्ज का पुनर्गठन करें, लेकिन और पैसों की जरूरत थी। अवस्थी अपने संपर्क और साख का इस्तेमाल करते हुए 2008 में कंपनी में निवेश करने के लिए चेन्नई से आर्चियन ग्रुप को लाए। इफ्को सेनेगल संयंत्र का सक्रिय भागीदार बना रहा। आर्चियन ग्रुप इफ्को पर बहुत निर्भर था क्योंकि इफ्को लंबे समय से आईसीएस में साझीदार था। अवस्थी ने अध्यक्ष के रूप में कंपनी का नेतृत्व करना जारी रखा और कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ जिससे वो कभी उबर नहीं पाए। कंपनी की वित्तीय स्थिति फिर से कमजोर हो गई और इससे एक बार फिर दिवालियेपन की नौबत आ गई। आईसीएस ने अपने ऋण भुगतान में विलंब करना शुरू कर दिया। तब ऋण पुनर्गठन का एक और चरण शुरू हुआ, जो 2016 में इंडोरामा ग्रुप के आईसीएस में एक निवेशक के रूप में शामिल होने के साथ समाप्त हुआ। इंडोरामा के आने पर अवस्थी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब आईसीएस के 3 प्रमुख शेयरधारक हैं, इंडोरामा 78%, सेनेगल सरकार 15% और इफ्को 7%। भारत सरकार का भी 0.5% शेयर है, जो इफ्को ने अपने शेयर से भारत सरकार को सम्मान के रूप में दिया है। कंपनी एक बार फिर से अब अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मनीष गुप्ता कहते हैं, आईसीएस के साथ हुए नए समझौते के तहत इसके फॉस्फोरिक एसिड उत्पादन का 85% इफ्को को भेजा जाता है। हमने जॉर्डन में एक फॉस्फोरिक एसिड प्लांट लगाया है, इसलिए अब इफ्को में फॉस्फोरिक एसिड की कोई कमी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में अवस्थी की भूमिका अहम रही। उनकी यह खासियत है कि वे अपनी टीम को निर्णय लेने और प्रक्रिया को पूरा करने की स्वतंत्रता देते हैं। वे मानदंड निर्धारित करते हैं। टीम को जब लगता है कि उस मानदंड से कुछ भिन्न करना पड़ रहा है, तब वे अवस्थी से सलाह लेते हैं। स्वायत्तता की ओर बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इफ्को ने वर्ष 2004 के जुलाई महीने में पूर्ण सहकारी स्वामित्व अर्थात स्वायत्तता प्राप्त की। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। अब तक की यात्रा में इफ्को पहले मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1942 और फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 द्वारा शासित था। इन अधिनियमों के कारण सहकारिताओं के ऊपर सरकारी वर्चस्व वाला ढांचा हावी था। देश में लंबे समय से सहकारिता आंदोलन यह मांग कर रहा था कि सहकारी समितियों पर सरकार का नियंत्रण कम होना चाहिए और उन्हें कार्य करने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि 2002 के अधिनियम ने इफ्को जैसी सहकारी समितियों को पूर्ण स्वायत्तता तो प्रदान की, लेकिन इससे एक व्यवहारिक समस्या भी उत्पन्न हुई। सहकारी समितियों से सरकार की हिस्सेदारी शेयर को वापस लेने में समस्या आ रही थी। प्रश्न उठा, सहकारी समितियों में सरकार के शेयर का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 ने इस जटिलता को सुलझाते हुए निर्दिष्ट किया कि सहकारी समितियों से सरकारी शेयर की वापसी सममूल्य पार वैल्यू पर की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शेयर अगर 10 रुपये की कीमत पर खरीदा गया है या किसी शेयर का सममूल्य पार वैल्यू अगर 10 रुपया है तो सरकार को उस शेयर के बदले 10 रुपये ही मिलेंगे। यदि 10 रुपये सममूल्य के 1 लाख शेयर हैं तो शेयरों का कुल मूल्य 10 लाख रुपये माना जाएगा। यही सिद्धांत सहकारी समितियों के शेयर खरीदने वाले अन्य लोगों पर भी लागू होगा। एक और नया प्रावधान ये था कि शेयर वापसी या सरकार की सहमति से होगी या सहकारी समितियों के उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी। ये कंपनी अधिनियम के उपनियमों की तरह है। अब प्रत्येक सहकारी समिति के अपने उपनियम हैं
जो अनिवार्य रूप से बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अधीन है। अधिनियम की घोषणा के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया था कि प्रत्येक सहकारी समिति अपने उपनियमों में संशोधन करके उन्हें नए अधिनियम के अनुरूप बनाए। जो उपनियम इस नए अधिनियम के साथ असंगत थे और शून्य माना गया और उनके स्थान पर बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 लागू किया गया। उपनियमों में संशोधन की प्रक्रिया ये है कि सहकारी समिति की आम सभा पहले 2/3 बहुमत से उनमें संशोधन करती है और फिर संशोधित उपनियमों को केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए भेजा जाता है। आर.पी. सिंह कहते हैं, हमने ये फॉर्मूला बनाया कि हर तिमाही हम सरकार को उसके उतने शेयर वापस करेंगे जितने शेयर मौजूदा और नई समितियां खरीदेगी। इस फॉर्मूले को आम सभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किए जाने के बाद संशोधित उपनियमों को केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए भेजा गया। केंद्रीय रजिस्ट्रार ने उर्वरक विभाग को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन उर्वरक विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उर्वरक विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो केंद्रीय रजिस्ट्रार ने संशोधित उपनियमों को पंजीकृत कर लिया। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 का एक और प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत सहकारी समितियों को सरकार की हिस्सेदारी के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। अगर सरकार की हिस्सेदारी किसी सहकारी समिति में 51% से ज्यादा है तो सरकार उसकी विशेष लेखा परीक्षा करा सकती है, उसके निदेशक मंडल में बदलाव कर सकती है और उसमें प्रबंध निदेशक की नियुक्ति सरकार की सहमति से होगी। ऐसे कई विशेष प्रावधान हैं। इफ्को के निदेशक मंडल में 5 सरकारी निदेशक हुआ करते थे, लेकिन नए अधिनियम में स्पष्ट निर्देश है कि सहकारी संस्था में सरकार की हिस्सेदारी अगर 51% से अधिक है तो उसके निदेशक मंडल में 3 सरकारी निदेशक, 26% से 51% के बीच है तो 2 सरकारी निदेशक और 26% से कम है तो 1 सरकारी निदेशक होगा। नए अधिनियम में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि उन सहकारी समितियों की विशेष लेखा परीक्षा नहीं होगी जहां सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम है। आर.पी. सिंह कहते हैं, ये कमोबेश कंपनी कानून की तरह हो गया जहां सरकार उस कंपनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है जो सरकारी नहीं है। एक और प्रावधान था, ये प्रावधान 1984 के अधिनियम में भी था कि यदि किसी सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है और इससे आम सभा की बैठक जनरल बॉडी मीटिंग को सुगमता से संपन्न करने में समस्या आ रही है तो इसके लिए एक छोटी प्रतिनिधि आम सभा का गठन किया जा सकता है जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 1000 होगी। इफ्को की भी 1000 सदस्यों की एक प्रतिनिधि आम सभा रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी है जिसमें देश भर में कार्यरत सहकारी समितियों से सदस्य चुनकर आते हैं। नए अधिनियम में यह भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया कि कार्यात्मक, फंक्शनल और सहयोजित कोऑप्टेड निदेशकों को छोड़कर निदेशकों की कुल संख्या 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि इफ्को में सरकार का शेयर 51% से अधिक था, इसलिए इफ्को में सरकार के 3 ही निदेशक हो सकते थे। इफ्को ने 18 में से 10 निदेशक पद राज्य सहकारी विपणन संघों स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन को आवंटित किए जो संख्या में 18 थे। इन 18 राज्य सहकारी विपणन संघों ने अपने बीच से 10 निदेशकों को चुना। शेष 8 निदेशक देश भर में फैली इफ्को की 36,000 सदस्य सहकारी समितियों से चुनकर आए। जैसे जैसे इफ्को ने सरकार के शेयर वापस करने शुरू किए वैसे वैसे सरकारी निदेशकों की संख्या घटने लगी और 36,000 सदस्य सहकारी समितियों द्वारा चुने गए निदेशकों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 8 से 9 हुए, फिर 9 से 10 और अंततः 11 निदेशक हो गए और इफ्को देश की एक स्वायत्त बहुराज्यीय सहकारी समिति बन गई। इफ्को ने आखिरकार अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 2003 के जनवरी महीने से शेयर वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई और 2004 के जुलाई महीने में पूरी हो गई। 1.5 साल में देश की सहकारी समितियों ने सरकार के 289 करोड़ रुपये के शेयर वापस कर दिए, लेकिन उर्वरक विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों को यह नागवार गुजरा। उनकी शिकायत थी कि शेयर वापसी के पहले उर्वरक विभाग और इफ्को के बीच इस आशय का अनुबंध होना चाहिए था। इस विरोध में उनके साथ वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए। उन्होंने कहा कि सममूल्य पार वैल्यू पर शेयर की वापसी न्यायोचित नहीं है, लेकिन कृषि और सहकारिता विभाग ने उनकी आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कोई सदस्य लाभ कमाने के लिए सहकारी समितियों में निवेश नहीं करता है। अगर लाभ कमाना मकसद होगा तो वो उन कंपनियों में निवेश करेगा जिनके शेयर की खरीद फरोख्त शेयर बाजार में होती है। साथ ही स्वायत्तता का प्रावधान संसद द्वारा पारित अधिनियम में सुनिश्चित किया गया है। इस अधिनियम में तरह का बदलाव लाने का अधिकार संसद को ही है। अवस्थी कहते हैं, कृषि और सहकारिता विभाग के इस निर्णय से मुद्दा सुलझ गया और उर्वरक विभाग शेयर वापसी के हमारे भुगतान को स्वीकार करने लगा,
लेकिन इससे पहले कि शेयर वापसी की प्रक्रिया पूरी हो पाती देश में 14वीं लोकसभा 2004 का चुनाव हुआ और केंद्र में नई सरकार आ गई। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में जो नए मंत्री आए उन्होंने इस मुद्दे पर नया विवाद शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बड़ा घपला है, इतना बड़ा विनिवेश बिना मूल्यांकन के हो गया। पहले उन्होंने कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को पत्र लिखे, लेकिन वहां से उन्हें ये जवाब मिला कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। शेयर वापसी बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुरूप है। तब उन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और व्यय विभाग को लिखा। इस बार अवस्थी भारत सरकार के इस मंत्री के साथ रस्साकशी में उलझ गए। आमतौर पर लोग सरकार की ताकत के सामने झुक जाते हैं, लेकिन अवस्थी अपनी स्थिति से 1 इंच भी नहीं डिगे। पूरे मामले की हर दृष्टि से दोबारा जांच हुई। अंत में विधि मंत्रालय ने अपनी राय दी कि शेयर वापसी अपरिवर्तनीय है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार द्वारा पूरा पैसा स्वीकार कर लेने का मतलब ही है कि इसमें सरकार की सहमति थी। इस तरह उस समय यह मामला सुलझ गया। एक नया विवाद एक बार फिर तब शुरू हो गया जब क्रिप्को ने सरकार के शेयर लौटाने शुरू किए। उर्वरक विभाग ने क्रिप्को को शेयर वापसी रोकने और यथास्थिति बहाल करने के लिए अपने उपनियमों में संशोधन करने का निर्देश जारी किया। बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में एक धारा है जो सरकार को किसी सहकारी समिति में 51% या उससे अधिक इक्विटी रखने पर निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। क्रिप्को ने इफ्को की मिसाल और अटॉर्नी जनरल की राय का हवाला देते हुए उर्वरक विभाग के निर्देश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 में क्रिप्को के पक्ष में फैसला सुनाया। सरकार इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय नहीं गई, इसलिए मामला वहीं खत्म हो गया। फिर से 2010-11 में एक राजनेता ने अवस्थी और इफ्को को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इफ्को और अवस्थी दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप गढ़े और उन्हें शिकायत पत्र के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सभी संबंधित विभागों के पास भेजा। पूरे मामले की एक बार फिर से पड़ताल की गई, लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय ने पहले ही क्रिप्को के पक्ष में फैसला सुना दिया था और सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए यह मुद्दा एक बार फिर अपनी गति को प्राप्त हुआ। अवस्थी कहते हैं, जब भी नई सरकार आती है यह मुद्दा उठता है, सिर्फ तरीके बदल जाते हैं। 2014 में केंद्र में नई सरकार आई और 2016 में यह मुद्दा फिर उठा। उर्वरक विभाग में एक नए सचिव आए। पता नहीं उनको इफ्को से क्या परेशानी थी कि आते ही उन्होंने इस मुद्दे को फिर उठाया। उन्होंने केंद्रीय रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी कि इफ्को के उपनियमों का पंजीकरण गलत था। उन्होंने तर्क दिया कि बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के आने के पहले इफ्को के में ये प्रावधान था कि जब तक सरकार की हिस्सेदारी रहेगी तब तक किसी भी उपनियम को सरकार की अनुमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता है। नए ने तर्क दिया कि चूंकि यह संशोधन सरकार की अनुमति लिए बिना किया गया था, इसलिए इसका पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए और पूर्व स्थिति बहाल की जानी चाहिए। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऐसा करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तब उन सचिव महोदय ने विधि मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पत्र लिखे। उन्होंने 14 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद वर्ष 2017 में बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष भी अपील की। अब मामला एक बार फिर कोर्ट में है। दिल्ली उच्च न्यायालय से इफ्को को अंतरिम राहत मिली हुई है। इफ्को और क्रिप्को का अलगाव। बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 में एक प्रावधान है कि कोई भी सहकारी समिति किसी अन्य ऐसी सहकारी समिति की अंशधारक नहीं हो सकती जो व्यवसाय में उसकी प्रतिस्पर्धी हो। चूंकि इफ्को और क्रिप्को एक ही व्यवसाय में हैं, इसलिए उर्वरक विभाग ने क्रिप्को को अपने निदेशक मंडल से इफ्को के मनोनीत सदस्यों को हटाने और शेयर करने के लिए अपने उपनियमों में करने का निर्देश जारी किया। क्रिप्को ने अपने उपनियमों में संशोधन किया और इफ्को को 97 करोड़ रुपये लौटा दिए। इफ्को ने भी क्रिप्को के 5 लाख के वापस कर दिए। यह अलगाव 2004 की अंतिम तिमाही में हुआ। भारत के किसानों के लिए प्रौद्योगिकी। 2007 में इफ्को किसान संचार लिमिटेड IKSL शुरू करने के लिए इफ्को ने भारत के उस वक्त के सबसे बड़े मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर भारती एयरटेल और स्टार ग्लोबल रिसोर्सेज के साथ समझौता किया। यह इफ्को किसान कृषि ऐप के माध्यम से किसानों को मोबाइल सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है और उनको इफ्को किसान कॉल सेंटर तक पहुंच प्रदान करता है। इन सेवाओं के अलावा ये पशुओं के चारे और शहद जैसी वस्तुओं की बिक्री करता है। इफ्को किसान संचार किसानों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। यह उन्हें अपनी उपज सीधे निर्माण इकाइयों को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।
20 अवस्थी कहते हैं, टेलीविजन है, टेलीफोन है, संचार के कई अन्य साधन हैं, लेकिन किसान अब भी जानकारी के अभाव में है। वो जो जानकारी चाहता है वो उसे नहीं मिल पाती, और कई बार इसकी वजह से वो सही फैसला नहीं ले पाता है। यही कारण है कि हमने इस ग्रामीण संचार सेवा की स्थापना की। इस योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसान को 45 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। किसान एक ग्रीन सिम कार्ड खरीदकर इफ़को किसान संचार का ग्राहक बन जाता है। ये सिम कार्ड उसके लिए सूचनाओं का भंडार है। उसको प्रतिदिन 5 सूचनाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं, जैसे मौसम की जानकारी, मंडियों में उत्पादों के भाव, फसलों और मवेशियों में लगने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय और इस तरह की तमाम अन्य जानकारियां। यदि वो टॉक टाइम बनाए रखता है तो वो 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा से जुड़ा रहता है। कंपनी अच्छी प्रगति कर रही है। इसने ऐप विकसित किए हैं जिनके माध्यम से किसान अपनी उपज की खरीद फरोख्त कर सकता है। अब इस ऐप ने ऋण देना भी शुरू कर दिया है। इफ़को किसान संचार के सीईओ संदीप मल्होत्रा कहते हैं, इफ़को किसान संचार सेवा शुरू करने के मूल में व्यापक उद्देश्य निहित रहे हैं। जब इसे लॉन्च किया गया था तब यह अपने समय से आगे की सोच थी। तब किसी ने मोबाइल सेवा के घर घर पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि किसानों को हम सार्थक तरीके से इससे जोड़ सकें। हम मोबाइल के माध्यम से हेल्पलाइन नाम पर परामर्श सेवा की सुविधा देकर ऐसा ही कर रहे हैं। इफ़को किसान संचार के काम करने का तरीका अनूठा है। इसके कृषि विज्ञानी हर राज्य में मौजूद हैं। वे खेतों में जाते हैं, किसानों को समूहों में संगठित करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें कृषि के उत्तम तौर तरीकों को अपनाने में मदद करते हैं। किसानों को फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक और उसके बाद इसके रखरखाव के सभी गुर बताए जाते हैं। संदीप कहते हैं, इतना सब कुछ हो जाने पर किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत दिलाने में मदद करते हैं। विगत 2 दशकों में उभरे नए कारोबारी समूहों के कारण दूरसंचार क्षेत्र को तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसलिए इफ़को किसान संचार में व्यवसाय की एक नई शाखा शुरू करना वांछनीय समझा गया। कुछ विचार विमर्श और एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इफ़को किसान फाइनेंस का गठन किया गया। इसने एनबीएफसी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसे जून 2018 में मंजूरी मिल गई। कंपनी ने उसी महीने ऋण देने का कारोबार शुरू कर दिया। अंततः इफ़को के साथ स्टार ग्लोबल और अन्य निवेशक भी इससे जुड़े। बाद में आईसीआईसीआई बैंक और दक्षिण कोरिया के सहकारी उद्यम एनएच फाइनेंशियल ग्रुप ने भी इस कंपनी में निवेश किया। कंपनी ने किसानों को औसतन 3.6 लाख रुपये के टिकट साइज का सुरक्षित वितरित किया है। अपने व्यापार को नैतिक और पारदर्शी तरीके से संचालित करके इसने अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। इस प्रकार इफ़को किसान संचार ने किसान फाइनेंस के माध्यम से किसानों को ऐसे औपचारिक बैंकिंग चैनलों से परिचित कराया जो उन्हें स्थानीय साहूकारों की तुलना में कम दरों पर ऋण देते हैं। इसने सही बीजों, सही कीटनाशकों और सही उर्वरकों के चयन से कटाई के बाद के चरण तक किसानों की मदद की है। इस प्रकार पूरे फसल चक्र के दौरान किसानों को सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इफ़को किसान एसीजेड। इफ़को ने अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के लिए नेल्लौर में 2700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। जब उस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो इफ़को ने वहां एक कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित करने के बारे में सोचा। यह क्षेत्र विभिन्न खट्टे रसीले फलों और सब्जियों तथा अन्य बागवानी उत्पादों बहुत समृद्ध था। फिर चेन्नई और बेंगलुरु दोनों से करीब होने के कारण नेल्लौर से में बागवानी और स्थानीय उत्पादों के लिए बड़ी संभावनाएं थीं। अवस्थी कहते हैं, मैंने चीन से मॉडल उठाया। चीन में कृषि बहुत उन्नत है। वहां के किसान रासायनिक खाद के साथ जैविक और हरी खाद मिलाते हैं। वहां किसानों के लिए पशु पालना अनिवार्य है। उन्होंने 30,000 एकड़ का कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र विकसित किया है जो जीवाश्म ईंधन मुक्त है। मैंने किसान एसीजेड में उसी मॉडल को दोहराने की कोशिश की है। अवस्थी ने इस परियोजना के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने सरकार को बताया कि हमने पूरे क्षेत्र को एक एग्रोपार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। एग्रोपार्क कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का समूह है जो सामान्य बुनियादी ढांचे को साझा करता है। इफ़को ने नीदरलैंड की एक कंसल्टेंसी से संपर्क किया जिसने इस तरह के पार्क विकसित करने के लिए अन्य देशों में बहुत काम किया है। विदेशी कंसल्टेंसी को लगा कि यूरोपीय निवेशक कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भारत आने को अवश्य इच्छुक होंगे। सरकार ने इफ़को किसान एसीजेड की स्थापना के लिए अनुमति दे दी। यूरोप के कुछ निवेशकों ने साइट देखी और निवेश में रुचि दिखाए, लेकिन 2008 की आर्थिक मंदी के कारण निवेश के सभी रास्ते बंद हो गए। ये निवेशक वापस नहीं लौटे।
इफ़को के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश कपूर इस परियोजना को देख रहे हैं। वे बताते हैं, हमने देखा कि कई निवेशक भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहे थे। यूरोप की एक फूड कंपनी ने कहा कि आपके देश में ही इसकी बहुत मांग है, इसे निर्यात करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? हमने महसूस किया कि कृषि प्रसंस्करण के लिए एसीजेड काम नहीं करेगा, लिहाजा इफ़को ने जमीन के एक हिस्से को डोमेस्टिक टैरिफ जोन में बदल दिया है। इफ़को एसीजेड इस उद्यम क्षेत्र का विकास कर रहा है। इसने इसके अंदर पानी, बिजली, सड़कें, जल निकासी आदि का बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इसकी एक चहारदीवारी व्यस्ततम कोलकाता चेन्नई रेल मार्ग से लगती है। इस जगह में अद्भुत कनेक्टिविटी है। ये चेन्नई कोलकाता राजमार्ग NH5 पर है। आप यहां से वैगन लोड करके चेन्नई बंदरगाह तक ले जा सकते हैं, जो लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इफ़को वहां रेलवे साइडिंग के लिए कुछ पार्टियों के साथ चर्चा कर रहा है। कुछ बड़ी कंपनियों ने इस इलाके में संयंत्र स्थापित किए हैं। सिमंस गमीसा नाम की एक स्पेन की कंपनी है जो पवन चक्की के पंखे, विंड मिल ब्लेड्स और इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर बनाती है। उसने 150 एकड़ में अपनी लगाई है। कोक यहां बॉटलिंग और फ्रूट जूस प्लांट लगा रही है। इफ़को भी एक बड़ा गोदाम बना रहा है और जैव उर्वरक संयंत्र लगा रहा है। आर्सेलरमित्तल भी वहां स्टील प्लांट लगाने पर विचार कर रहा है। किसान एसीजेड अवस्थी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और उन्हें विश्वास है कि इससे भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र में अवस्थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास आयोग की स्थापना दिसंबर 1992 में की गई थी। IFA अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे मजबूत भागीदार का साथ चाहिए था। इस क्रम में उसने किसानों, सहकारी समितियों, पौध संरक्षण, रासायनिक उद्योग और कृषि क्षेत्र के कुछ गैर सरकारी संगठनों को मिलाकर एक एकीकृत कृषि खाद्य नेटवर्क, एग्री फूड नेटवर्क, का गठन किया। कृषि खाद्य नेटवर्क, एग्री फूड नेटवर्क, को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास आयोग के प्रस्तावित 1998 के सम्मेलन के लिए भागीदार इकाई के रूप में स्वीकृत कराने में लुकमान कामयाब रहे। 29 अप्रैल 1998 के सम्मेलन में सहभागिता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने IFA को नामों का एक पैनल भेजने के लिए कहा। सम्मेलन में बात रखने के लिए किसी एक नाम का चयन किया जाना था। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सरकार के बाहर के किसी व्यक्ति को बोलने की अनुमति दी जाने वाली थी। लुकमान कहते हैं, यह एक ऐसा ऐतिहासिक मौका था जिसमें सभी शामिल होना चाहते थे। पौध संरक्षण, रासायनिक उद्योग के लोग, सहकारिता के लोग, किसान समूह सभी उसमें शामिल होने का प्रयास करने लगे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अवस्थी का नाम प्रस्तावित कर दिया। संयोग से जब प्रक्रिया आगे बढ़ी तो उसमें अवस्थी का नाम बरकरार रहा। अवस्थी के पक्ष में एक बात यह थी कि वे सहकारिता के क्षेत्र से थे। दूसरा, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। उस समय कोलंबिया के पर्यावरण मंत्री सतत विकास आयोग के अध्यक्ष थे। अंततः 2 उम्मीदवार बचे, एक दक्षिण अमेरिका से थे और दूसरे भारत से अवस्थी थे। चूंकि आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया से थे इसलिए उन्होंने दक्षिण अमेरिका का पक्ष नहीं लिया और अवस्थी को उस सम्मेलन में बोलने के लिए चुन लिया गया। भाषण देने का अवस्थी का समय निर्धारित था लेकिन उनके भाषण को 2 बार स्थगित किया गया। लुकमान अध्यक्ष के पास गए और उनसे कहा, का भाषण होना था, बार बार स्थगित होने से वे परेशान हो रहे हैं। अवस्थी उन्होंने कहा, चूंकि वे सरकारी अधिकारी नहीं हैं इसलिए जब तक सारे सरकारी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी नहीं बोल लेते तब तक उनका भाषण नहीं हो सकता है। अगर यह बात है तो वे सम्मेलन को बीच में छोड़कर वापस चले जाएंगे। अवस्थी को बोलने के लिए बुला लिया गया। अवस्थी का वक्तव्य एकदम सटीक था, बहुत संतुलित और बहुत व्यवस्थित। इसकी सभी ने व्यापक रूप से सराहना की। भाषण देने का अवस्थी का समय निर्धारित था लेकिन उनके भाषण को 2 बार स्थगित किया गया। लुकमान अध्यक्ष के पास गए और उनसे कहा, का भाषण होना था, बार बार स्थगित होने से वे परेशान हो रहे हैं। अवस्थी उन्होंने कहा, चूंकि वे सरकारी अधिकारी नहीं हैं इसलिए जब तक सारे सरकारी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी नहीं बोल लेते तब तक उनका भाषण नहीं हो सकता है। अगर यह बात है तो वे सम्मेलन को बीच में छोड़कर वापस चले जाएंगे। अवस्थी को बोलने के लिए बुला लिया गया। अवस्थी का वक्तव्य एकदम सटीक था, बहुत संतुलित और बहुत व्यवस्थित। इसकी सभी ने व्यापक रूप से सराहना की। भूमि बचाओ अभियान। भूमि बचाओ अभियान भारतीय कृषि के संकट को दूर करने की दिशा में अवस्थी द्वारा शुरू की गई एक सकारात्मक पहल थी। इफ़को ने भूमि बचाओ अभियान तब शुरू किया जब यह महसूस किया गया कि किसानों ने कृषि के अपने पारंपरिक तरीके छोड़ दिए हैं और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हो गए हैं। अवस्थी कहते हैं, हमने देखा कि जो मिट्टी उपजाऊ हुआ करती थी, जो अच्छी फसल देती थी, उसकी उर्वरता तेजी से कम हो रही थी।
नतीजतन खेती की लागत बढ़ रही थी। किसानों को अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा था। फसलों की गुणवत्ता नष्ट हो रही थी, पैदावार घट रही थी। खाद्य चक्र में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही थी। उनके मन में स्पष्ट विचार था कि रासायनिक उर्वरक इसलिए नहीं थे कि हम केवल रासायनिक उर्वरकों का ही उपयोग करें। हमारा इरादा मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का था। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि हम जैविक खाद को पूरी तरह छोड़ दें, कंपोस्ट खाद और हरी खाद को छोड़ दें और फसल चक्रों का पालन करना बंद कर दें। फसल चक्र मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को स्वाभाविक रूप से पूरा करते हैं। भूमि बचाओ अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था और यह परियोजना 2009 में देश के हर जिले में शुरू की गई थी। इफ्को के क्षेत्र अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए थे। सबसे पहले उन्हें इफ्को द्वारा गोद लिए गए 500 गांवों और आसपास के क्षेत्रों से परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र करने थे। फिर किसानों को परीक्षण की रिपोर्ट बतानी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही वे संतुलित मात्रा में उर्वरक देना शुरू करते। दूसरे, किसान हरी और जैविक खाद को भूल चुके थे। क्षेत्र अधिकारियों के गोद लिए गए गांवों में 20 हेक्टेयर से अधिक भूमि में हरी खाद तैयार करने का लक्ष्य दिया गया। गोद लिए गए सभी गांवों में धैचा हरी खाद के बीज भेजे गए। जैविक खाद बनाने के लिए किसानों की जमीन पर फॉस्फोसल्फो नाइट्रो कंपोस्ट PSNC के गड्ढे तैयार किए गए। इसमें कुछ रासायनिक खाद भी मिलाई जाती है। फिर निर्धारित तरीके के अनुसार एक के ऊपर एक 8 परतें लगाई जाती हैं। इसके ऊपर पानी डालकर गड्ढे को ढक दिया जाता है। 3 महीने के बाद प्रत्येक गड्ढे से 4 क्विंटल बढ़िया कंपोस्ट खाद मिलती है, जो अधिकांश जैविक खादों से बेहतर होती है। भूमि बचाओ अभियान में जैव उर्वरक भी शामिल है, जो मिट्टी का कायाकल्प करता है और मिट्टी की उर्वरता को 15-20% तक बढ़ाता है। इफ्को के फूलपुर संयंत्र में जैव उर्वरक इकाई है। इसकी क्षमता बढ़ाई गई। इसके सभी संयंत्र स्थलों पर नई इकाइयां स्थापित की गईं। आज कंपनी करीब 14 लाख लीटर जैव उर्वरक का उत्पादन करती है। इसके बाद फसल चक्र में बदलाव से निपटने की तैयारी करनी थी। इफ्को ने भूमि बचाओ अभियान के सभी घटकों को शामिल करते हुए चक्र में बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए बड़े पैमाने पर कई परियोजनाएं शुरू की। इसे मृदा जीर्णोद्धार एवं उत्पादकता वृद्धि परियोजना नाम दिया गया। इसमें कुछ ऐसे प्रयोग किए गए जिनसे किसानों की आमदनी बढ़े, जैसे 1 हेक्टेयर के 8वें हिस्से में सब्जी लगाने का प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में किसानों को प्रारंभिक तौर पर अच्छे उन्नत बीज दिए गए। खेतों में जैविक खाद, रासायनिक खाद, हरी खाद का संतुलित उपयोग कराया गया। ये काम थोड़ा अग्रिम तरीके से कराया गया ताकि सब्जियां पीक सीजन से थोड़ा पहले तैयार हो जाए। इससे लोगों को अच्छी आमदनी हुई और उनमें काफी जागरूकता आई। 1990 के दशक के अंत में जल विलेय उर्वरक बाजार में आए। कीमतें 170 रुपये से 220 रुपये प्रति पैकेट तक थीं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने इनका उत्पादन शुरू किया। जल विलेय उर्वरक बहुत उपयोगी है। जब उसका छिड़काव किया जाता है तो उसके अधिकांश पोषक तत्व जमीन में अवशोषित हो जाते हैं और पौधों के पोषण में काम आ जाते हैं। अवस्थी ने घुलनशील उर्वरक का आयात करके इस नए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में सकारात्मक हस्तक्षेप किया और इसकी कीमत 70 रुपये प्रति पैकेट पर ला दी। इससे दूसरी कंपनियों को भी अपनी दरें कम करनी पड़ी। इसका असली लाभ देश के किसानों को मिला। फिर अवस्थी ने कांडला में 2 नए संयंत्र लगाए, एक पानी में घुलनशील उर्वरकों के लिए और दूसरा जिंक सल्फेट के लिए, जो पानी में भी घुल जाता है। जिंक पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। भूमि बचाओ अभियान एक सतत चलने वाली परियोजना है। यह इफ्को के वार्षिक लक्ष्य का हिस्सा है। ऐसे और भी कई कार्यक्रम हैं जो इस अभियान के समानांतर चल रहे हैं। अनूठी पहल कोरडेट सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट इफ्को की नई पहल है। इसके माध्यम से किसानों को बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों का ये जीवंत केंद्र है। यहाँ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं और जैव उर्वरक इकाइयां भी हैं। इफ्को के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार कहते हैं, जब किसान प्रशिक्षण के लिए यहाँ आते हैं तो वे इन गतिविधियों को खुद देखते हैं। इफ्को के IRDP कार्यक्रम को कोरडेट के जरिए ही संचालित किया जाता है। यह इफ्को संयंत्रों के 15 किलोमीटर के दायरे में सड़क, विद्यालय, पेयजल जैसी सुविधाएं प्रदान करके बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। हर साल इन कार्यक्रमों के लिए एक वार्षिक बजट स्वीकृत किया जाता है। नए वित्तीय वर्ष के अवसर पर 1 अप्रैल 2009 को संस्था के नाम जारी किए गए अवस्थी के संदेश में विस्तार, विविधीकरण और स्वायत्तता संबंधी प्रगति की स्पष्ट झलक मिलती है।
संदेश के कुछ महत्वपूर्ण अंश यहाँ उद्धृत हैं। प्यारे मित्रों, वर्ष 2008-09 में हमने असाधारण सफलताएं अर्जित की। आपके सहयोग, समर्पण और प्रतिबद्धता की बदौलत इफ़को ने उत्पादन, बिक्री, राजस्व और माल ढुलाई के क्षेत्र में अपने पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। हमने 71.68 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का उत्पादन किया है, जो किसी एक वर्ष में किया गया अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। मुझे ये बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि आपकी समिति ने इस वर्ष उर्वरकों की 112 लाख मीट्रिक टन बिक्री और ढुलाई की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। इससे इफ़को अब न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसंस्कारित उर्वरकों की सबसे बड़ा विक्रेता बन गया है। हमने वर्ष 2005-10 के लिए अपना जो लक्ष्य बनाया था, उसके मुताबिक वर्ष 2010 तक हमें प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लेना था। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी समिति ने वित्त वर्ष 2008-09 में ही 32,800 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लिया है। हमारी ये सारी उपलब्धियां किसानों की सेवा और सहकारिता के प्रति हमारे दृढ़ समर्पण के कारण संभव हो सकी। इफ़को किसान संचार लिमिटेड (IKSL) ने देश के अधिकतर हिस्सों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया है। इसके किसान टॉर्च और किसान लालटेन जैसे उत्पाद किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इफ़को किसान प्रतिदिन लगभग 15 लाख किसानों को कृषि से संबंधित 3 श्रुति संदेश वॉइस मैसेज निःशुल्क भेजता है। इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी (ITGI) बहुत मामूली प्रीमियम पर गरीब से गरीब किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही है। इफ़को किसान ACZ (IKCZ) पर काम जोरों से चल रहा है। इफ़को फाउंडेशन और इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव (IFFDC) भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी समिति ने विनिर्माण और औद्योगिक श्रेणी में इकोनॉमिक टाइम्स, एसर और इंटेल स्मार्ट वर्कप्लेस जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग और समर्पण, परमात्मा के आशीर्वाद और निदेशक मंडल के अमूल्य मार्गदर्शन से इफ़को आगामी वर्षों में और बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेगा। मैं उर्वरक विभाग तथा कृषि और सहकारिता मंत्रालय से मिले सहयोग और समर्थन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आदर और शुभकामनाओं के साथ, उदय शंकर अवस्थी। किसानों के हित में इफ़को ने बीमा, संचार, कृषि रसायनों सहित अनेक क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार किया है। अपनी इन्हीं नई पहलों और गतिविधियों की बदौलत आज इफ़को को दुनिया की शीर्ष सहकारी समितियों में शुमार किया जाता है। उर्वरक क्षेत्र की यह दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पबद्ध रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए, नवीनता की खोज करना चाहिए और अपने सामर्थ्य का निरंतर विकास करना चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों को पार करने के लिए अविचल संकल्प और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम इन महत्वपूर्ण गुणों को अपनाते हैं, तो हम सफलता के साथ अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जीवन की यह यात्रा तूफानों के साथ ही समृद्धि और संघर्षों को भी लेकर जाती है। आपको सभी परेशानियों और परिस्थितियों के बीच मजबूत खड़ा होना होगा। ये संकल्प हमें आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करेगा और हमें वास्तविकता के मार्ग पर ले जाएगा। हम सभी मिलकर एक सफल और प्रगतिशील समाज की नींव रखेंगे। इन्हीं प्रेरक शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं लेकर एक नया अध्याय। सशक्त सहकारिता का नया अध्याय। ओसवाल फॉस्फेट एंड केमिकल्स का अधिग्रहण।